औरत का शरीर हमेशा से पुरुषों के लिए सेक्स सिंबल रहा है। किसी भी औरत को उसके शरीर से इतर शायद देखा ही नहीं गया। इन्हीं के बीच एक थी मित्रो मरजानी, जिसने अपनी जिंदगी को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को कुछ इस तरीके से जिया कि वह आज तक हर पाठक के जेहन में जिंदा है। और इस किरदार को रचा था सोबती जी ने। जी हाँ, कृष्णा सोबती जी ने। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति अग्रवाल और आपके लिए लेकर आई हूँ औरतनामा, जिसमें हम हर सप्ताह आपको उन महिला साहित्यकारों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने औरत होने को ना सिर्फ जिया, ना सिर्फ रचा, बल्कि वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक वसीयत सी लिख गई, जिसको पढ़कर समझकर वे आगे बढ़ सकती हैं। कुछ ऐसे जीवंत साहित्यकार हुए हैं जिनके हस्ताक्षर वक्त के साथ साथ हल्के होने की जगह गहरे होते गए हैं। ऐसी ही लेखिका रही हैं कृष्णा सोबती जी, जिन्हें हम साहित्य की पुरोधा मान सकते हैं। ये ऐसी लेखिका है जिन्होंने अपने हिस्से का स्त्रीवाद बिना किसी हंगामे के जिया है। कृष्णा सोबती जी ने शुरुआत से ही खुद को स्त्री लेखिका कहने से इनकार किया। वह लेखिका इस शब्द से सख्त नफरत करती थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए भाग नहीं लिया था क्योंकि वहां उन्हें वरिष्ठ लेखिका कहा गया था। इस तरह देखा जाए तो उन्होंने शुरू में ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को तुरंत मना कर दिया। साफ इनकार था उनका कि उनके काम को सिर्फ काम की तरह आंका जाए, ना कि महिला और पुरुष की तरह। कृष्णा सोबती जी का बचपन एक कहा जाए तो बहुत ही उन्मुक्त माहौल में हुआ था। वह हर तरह के खेल खेलती थी, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी, चाहे बैडमिंटन, चाहे टेनिस। इसके साथ साथ उन्हें घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। घुड़सवारी से जुड़ा हुआ ही एक किस्सा है कि वह जब एक बार गिरी और उनका घुटना टेढ़ा हो गया तो उन्होंने अपनी माँ से इस बात को काफी समय तक सिर्फ इसलिए छिपाए रखा ताकि वे उन्हें वापस घुड़सवारी करने से ना रोके। तो इस तरह की जिद्दी और जीवट थी कृष्णा जी, और उनकी यही जिद और जीवटता और जीने की कला उनके सारे उपन्यासों में नजर आती है। कृष्णा जी को हिंदी की पहली फेमिनिस्ट महिला बताते हुए अशोक वाजपेयी जी लिखते हैं कि उन्होंने ऐसी कोई नाटकीय घोषणा नहीं की जैसे मैं स्त्रियों के बारे में ही लिखूंगी, लेकिन उनकी स्त्रियां एक स्तर पर बहुत ही प्रतीकात्मक निरंतरता में बहने वाली स्त्रियां हैं, और दूसरे स्तर पर उनमें जीवन की सारी विडंबना, सारी ट्रेजेडी जैसे एकाकृत रूप में समा गई थी। वो जीवन में रस लेने वाली, लेकिन साथ ही जीवन की त्रासदियों और विडंबनाओं से लथपथ स्त्रियां थीं। जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था, और वही किताब मेरे हाथ में भी है, कृष्णा सोबती जी की मित्रो मरजानी, जिसमें उन्होंने एक अनूठा अपने किस्म का स्त्रीवाद लिखा था। कृष्णा जी का कहना था कि मंच पर भी मित्रो मरजानी को भारी सफलता मिली। वे पंक्तियां जिन्हें बोल्ड करार दिया गया था, वह पाठकों को यह संदेशा पहुंचा पाई कि एक बहू द्वारा अपनी यौनिक इच्छा व्यक्त करना टैबू नहीं रहा है। औरत का शरीर हमेशा ही पुरुषों के लिए सेक्स सिंबल रहा है। मित्रों ने एक कदम आगे बढ़कर अपने शरीर की मालकिन होकर अपनी पहचान अर्जित की है। वह क्षण जब मित्रों अपनी छातियां खोल उनकी तारीफ में बोलती है, वह क्षण भारतीय स्त्री के जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण था। अब तक पुरुष ही औरत के शरीर को देखता था, अब वह खुद अपने शरीर और सौंदर्य को गर्व के साथ देख रही थी। कृष्णा जी की मित्रों अपने होने की माफी नहीं मांगती। वह जो है सो है। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने वजूद को पूरी तरह से स्वीकार करती है। कृष्णा सोबती जी भी अपने किरदारों की तरह बेहद अनूठे व्यक्तित्व की मालकिन थी। 2015 में जब उन्हें लगा कि पूरे देश में एक अलग ही हवा चल रही है, देश दो विचारधाराओं में बट रहा है, तब वे उस साहित्यकारों के समूह में अग्रणी थी जिन्होंने अपने साहित्य अकादमी के अवार्ड वापस किए। वह इस समय व्हील चेयर पर आई थी, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी। कृष्णा जी ने अपने जीवन के 70 दशक बिताने के बाद विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार किया, क्योंकि तब तक उन्हें अपने लिए कोई उचित जीवन साथी नहीं मिला था। कृष्णा जी की जीवनी में गिरधर राठी जी ने कृष्णा जी और शिवनाथ जी के जीवन के तमाम पहलुओं को उकेरा है। इस
पूरी जीवनी में पहली बार इस प्रेम कथा की मुकम्मल तस्वीर दिखाई देती है। कृष्णा जी ने जीवन के हर पल, हर पहलू को पूरी तरह से जिया, चाहे वह विद्रोह हो, चाहे वह स्वीकार करना हो। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी किसी भी बात को नहीं छिपाया जिसको कारण उन्हें लगे कि उन्होंने कुछ गलत किया है या समाज की धारा से वह विपरीत बही हैं। बल्कि उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है कि अपने जीवन के हर पल को बहुत खूबसूरती से और पूरी जिंदादिली से जीना चाहिए। इस कार्यक्रम का अंत मैं कृष्णा जी के एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू से करना चाहूंगी। वह इंटरव्यू जो मुझे लगता है कि कृष्णा जी की उनके आगे आने वाली पीढ़ी, चाहे वह साहित्यकारों की हो, पाठकों की हो या महिलाओं की हो, के लिए एक वसीयत के समान है। कृष्णा जी कहती हैं कि स्त्री लेखकों के लिए यह एक रचनात्मक युग का आरंभ है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए उन्हें कितनी सेक्सुअलिटी, यहाँ तक कि कितनी पोर्नोग्राफी भी जरूरी लगती है, इसकी तलाश और इसका फैसला उन्हें स्वयं करने दें। अरसे से सेक्सुअल पॉलिटिक्स की साक्लों से जकड़े रहने के बाद उन्हें पुरुषों से अलग कोई नैतिक नियमावली आखिर क्यों दी जाए? औरतों को हमेशा पुरुषों ने ही देखा है और पुरुषों ने ही उसे अपने नजरिए से चित्रित किया है। अब वह खुद अपने नजरिए से अपने आप को देख रही है और पुरुष को भी देख रही है। जिस तरह पुरुष ने स्त्री की नग्नता को देखा, उसका महिमा गान किया, उसका अन्वेषण और उसका दोहन किया, उसी तरह एक स्त्री पुरुष आकार को व्यक्तिगत और लेखकीय तौर पर क्यों नहीं देख सकती? यह दोहरा मापदंड आखिर क्यों? फिर अश्लील और अश्लीलता की परिभाषा क्या होगी? और अश्लीलता को सिर्फ सेक्स से ही किस लिए जोड़ा जाए? वल्गर और एरोटिक के फर्क को समझने के लिए सिर्फ एक पीढ़ी की शिक्षा काफी नहीं होगी। इस मसले का संबंध आर्थिक बेहतरी से भी है। गरीबी और आधी शिक्षा में वल्गर और एरोटिक का फर्क समझ पाना मुश्किल है। सिर्फ अभिजात तबका ही अश्लील हुए बिनकर अपनी कामना और यौनिक्षा पर बात कर सकता है। अपने इस महत्वपूर्ण इंटरव्यू में कृष्णा जी ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि वल्गर और एरोटिक में अंतर करने के लिए सिर्फ एक पीढ़ी का ज्ञान ही काफी नहीं है। अर्ध शिक्षा के कारण आप एरोटिक और वल्गैरिटी इसमें अंतर नहीं कर सकते। इस तरह से उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दिया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। साथ ही अपनी साथी लेखिकाओं को और आगे आने वाली पीढ़ी को भी यह बताया कि उसे उसे मुक्त होकर अपनी जो मनोभाव हैं उसके अनुसार अपने किरदारों के संसार को रचना चाहिए।